नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चंदेल, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज का अपना अध्ययन बिंदु है जो कि फर्स्ट पेपर मानव भूगोल है। उसमें मानव भूगोल के सिद्धांत और मानव भूगोल के सिद्धांत में भी एक प्रमुख सिद्धांत है पार्थिव एकता, सार्वभौमिक एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि क्या होता है पार्थिव एकता या सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत। इसके बारे में इसको जानने का प्रयास करेंगे। ये जो पार्थिव एकता या सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत है वो प्रोफेसर जेम्स बुश ने दिया है। इसकी विस्तृत व्याख्या प्रोफेसर जेम्स बुश ने की है। ये जो सिद्धांत है उसमें अपन देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण ग्लोब पर जड़ और चेतन दोनों वस्तुएं होती है। सजीव निर्जीव दोनों वर्ग होते हैं और जड़ चेतन वस्तुएं, जो जड़ वस्तुएं स्थिर होती है, चेतन वस्तुएं जो गतिशील होती है, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर होती है। सजीव निजी वर्ग है, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे पर निर्भर होता है। यानी ये जो संपूर्ण पृथ्वी की जो चीजें हैं वो आपस में अलग होकर नहीं रह सकती, अपना इंडिविजुअल या व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं रख सकती और एक दूसरे पर निर्भरता होती ही है। एक दूसरे पर निर्भर हुए बगैर वो अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकती और वो एक दूसरे को प्रभावित करती भी है, एक दूसरे से प्रभावित होती भी है। इसी सिद्धांत की जो विस्तृत व्याख्या प्रोफेसर जेम्स बुश ने की है उसी को अपन पार्थिव एकता या सार्वभौमिक एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। इसकी जो इसको पार्थिव एकता या सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत को की संक्षिप्त व्याख्या शुरुआत में प्रोफेसर रेडजर ने की थी, बाद में इसकी व्यवस्थित रूप दिया प्रोफेसर ब्लास ने और इसकी विस्तृत व्याख्या की है प्रोफेसर जेम्स बुश ने। इसको विस्तृत रूप से एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के माध्यम से विस्तृत रूप से इसको समझा है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर जड़ चेतन वस्तुएं जो एक दूसरे पर निर्भर है, सजीव निर्जीव वर्ग जो एक दूसरे पर निर्भर है। जैसा कि हम जानते हैं निर्जीव वर्ग, निर्जीव जिसमें जीव नहीं होता, वो यहाँ देखते हैं मिट्टी है, धरातल है, वायु है, जल है, खनिज है, प्रकाश है, ये सब निर्जीव वर्ग में आते हैं। इनमें कोई जीव नहीं होता, किंतु ये सब मिलकर ही एक सजीव की उत्पत्ति को उत्पन्न करते हैं, सजीव की उत्पत्ति देते हैं। वो सजीव वर्ग को उत्पन्न करने में इनकी भूमिका होती है। इनके बगैर सजीव वर्ग का अस्तित्व नहीं हो सकता। यानी निर्जीव और सजीव वर्ग दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। सजीव वर्ग की उत्पत्ति निर्जीव से होती है और निर्जीव का भी अस्तित्व सजीव से होता है। यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पर आपने देखा कि निर्जीव वर्ग से एक सजीव वर्ग की उत्पत्ति हो रही है, उनका एक दूसरे पर अस्तित्व है, एक दूसरे पर निर्भरता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सजीव वर्ग जो है उसको भी अपन तीन वर्ग में बांट सकते हैं। जैसा जानते हैं अपन, वनस्पति है, पशु पक्षी है और मानव, ये तीनों ही जो है सजीव वर्ग में आते हैं और इन तीनों की भी आपस में एक दूसरे पर निर्भरता होती है। वनस्पति पर पशु पक्षी निर्भर करते हैं और वनस्पति और पशु पक्षियों पर मानव निर्भर करता है और ये इनका वनस्पति का अस्तित्व भी मानव से है और पशु पक्षियों का अस्तित्व भी मानव से और मानव का अस्तित्व भी इनसे है। यानी ये तीनों ही, वनस्पति हो या पशु पक्षी हो या मानव हो, ये तीनों भी जो सजीव वर्ग में आते हैं, इन तीनों की भी आपस में अंतर निर्भरता होती है। ये तीनों भी इंडिविजुअल रूप में, व्यक्तिगत रूप में नहीं रह सकते। ये एक दूसरे को प्रभावित करते भी है और एक दूसरे से प्रभावित होते भी है। तो इसी में आगे अपन चर्चा करेंगे कि जैसा कि इसको अपन एक फूड चेन के माध्यम से या खाद्य श्रृंखला के माध्यम से भी अपन समझा सकते हैं कि जैसा निजी वर्ग से अपन ने देखा कि पेड़ पौधे या वनस्पति की उत्पत्ति होती है और इसी फूड चेन में इसी पेड़ पौधे या वनस्पति पर प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर करता है और प्राथमिक उपभोक्ता में जैसा कि अपन जानते हैं शाकाहारी जीव है और शाकाहारी जीव हिरण है, गाय है, भेड़ बकरी है, ये सब शाकाहारी जीव होते हैं और ये किस पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधे और घास पर निर्भर होते हैं, वनस्पति पर निर्भर होते हैं। इनका अस्तित्व इस वनस्पति या पेड़ पौधे के बगैर नहीं हो सकता। तो ये निर्भर करते हैं वनस्पति। इन पर आगे और देखते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर द्वितीयक उपभोक्ता निर्भर करते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं मांसाहारी जीव, जैसे शेर, चीता, लोमड़ी, ये सब मांसाहारी जीव होते हैं। और मांसाहारी जीव किसको खाकर अपना अस्तित्व बनाते हैं? शाकाहारी जीवों को, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है, और मांसाहारी जीव जो कि द्वितीयक उपभोक्ता है। यानी द्वितीयक उपभोक्ता की निर्भरता किस पर है? प्राथमिक उपभोक्ता की। और प्राथमिक उपभोक्ता की निर्भरता किस पर है? पेड़ पौधे, घास, वनस्पति पर।
तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। इनका यदि यदि वनस्पति खत्म हो जाएगी तो शाकाहारी जीवों का या प्राथमिक उपभोक्ता का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। यदि शाकाहारी जीव या प्राथमिक उपभोक्ता खत्म हो जाएंगे तो द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी जीवों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो ये एक दूसरे पर निर्भर है। इसी प्रकार से आगे चर्चा करते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जो कि सर्वाहारी जीव आते हैं, जिसमें कि सर्वाहारी जीव आते हैं। सर्वाहारी जीव में यानी जो मांसाहारी जीवों को भी खाए और जो शाकाहारी जीवों को भी खाए, वो सर्वाहारी जीव कहलाते हैं और वो तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। जैसे मानव शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, और जैसे बाघ शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो इनका अस्तित्व, इन दो जो सर्वाहारी जीव या तृतीयक उपभोक्ता का अस्तित्व निर्भर करता है प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता पर, यानी शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव, इन दोनों पर सर्वाहारी जीवों का अस्तित्व निर्भर करता है। तो ये भी दोनों उस पर निर्भर है, यानी इस धरातल पर सजीव वर्ग में भी एक दूसरे पर निर्भरता होती है और सजीव निर्जीव दोनों भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आगे चर्चा करते हैं कि सर्वाहारी जीव जो है, या प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता, या शाकाहारी मांसाहारी या सर्वाहारी जीव, ये जब डेड प्राय हो जाते हैं, मृत प्राय हो जाते हैं, तो इनको वापस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर वापस मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं अपघटक। तो इनकी भी अपघटक की इस धरातल पर इस अपघटक जीवों की भी, यानी सूक्ष्म जीवों की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? ये नहीं हो तो जो डेड शरीर है, जो मृत जीव है या मृत वनस्पति है, उनको भी वापस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर वापस मिट्टी में मिलाने का काम कौन करते हैं? ये सूक्ष्म जीव। तो इनकी भी भूमिका, ये भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी इस फूड चेन के माध्यम से भी अपन ये जाना है कि इनकी आपस में निर्भरता होती है। ये इंडिविजुअल रूप में नहीं रह सकते, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तभी इनका काम चलता है। और ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इसी को ये अंतर से संबंधित होने के कारण ही इसको अंतर संबंध का सिद्धांत भी करते हैं। यानी ये एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह सकते, इनका अस्तित्व एक दूसरे से अलग होकर नहीं हो सकता, और ये एक दूसरे से संबंधित होने के कारण ही इसको अंतर संबंध का सिद्धांत भी करते हैं। और जो कि ये संपूर्ण पृथ्वी पर है, संपूर्ण पृथ्वी के जीवों की बात है, संपूर्ण पृथ्वी के जीवों के सजीव और निर्जीव या जड़ चेतन वस्तुओं की बात है, वो दोनों एक दूसरे पर निर्भरता होती है। इसीलिए इसको पार्थिव एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। और संपूर्ण पृथ्वी पर होता है, सार्वभौमिक है, इसीलिए इसको सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों, इसमें प्रोफेसर जीन्स मून्स ने इसको अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया। इसके बारे में एक और विद्वान है जिसको आधुनिक भूगोल के जनक कहते हैं, आधुनिक भूगोल के पितामह कहते हैं, प्रोफेसर हम्बोल्ट ने भी पार्थिव एकता या सार्वभौमिक एकता को समझाने का प्रयास किया है, अपने अध्ययन में इसको इंक्लूड किया है और इसको विस्तृत रूप से बताया है कि किस प्रकार से पार्थिव एकता या सार्वभौमिक एकता इस पृथ्वी पर, पार्थिव एकता या सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत इस पृथ्वी पर लागू होता है। यानी इस पृथ्वी की सारी चीजें, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे स्थिर हो, चाहे अस्थिर हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, आपस में जुड़ी हुई है और आपस में जुड़ी होकर एक दूसरे पर निर्भर है। और एक दूसरे पर निर्भरता ये बताती है कि वो अलग होकर नहीं रह सकती, वो एक दूसरे को प्रभावित करती है और एक दूसरे से प्रभावित होती है। इसीलिए इसको पार्थिव एकता या सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत कहा जाता है। इसकी विस्तृत व्याख्या प्रोफेसर जीन्स मून्स ने की है, इसको विस्तृत रूप से समझाया, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझाया, चाहे वो जड़ चेतन का उदाहरण हो, चाहे वो सजीव निर्जीव का उदाहरण हो, चाहे सजीव में भी तीन वर्ग के आपस में एक दूसरे पर निर्भरता हो, चाहे उसको फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के माध्यम से उसको समझाना हो, तो उससे इन सब के उदाहरणों के माध्यम से प्रोफेसर जीन्स मून्स ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। और प्रोफेसर जीन्स मून्स ने मानव भूगोल के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाए हैं, जिसमें अपने पहला सिद्धांत था क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, कि जो कि अपन पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। इस क्लास में जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत या सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत, इसके बारे में पहले चर्चा की है। यानी अंतर संबंध यानी एक दूसरे से अलग होकर नहीं रहना, यानी एक दूसरे से जुड़ा होना, एक दूसरे से
जुड़ाव में ही उनका अस्तित्व होना, एक दूसरे पर निर्भरता होना, एक दूसरे पर को प्रभावित करना और एक दूसरे से प्रभावित होना, ये सब चीज़ें पार्थिव एकता या अंतर संबंध के सिद्धांत में आती है और इसी को पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत के बारे में आज अपन ने चर्चा की है। तो इसी सिद्धांत को अपन सार्वभौमिकता, एकता या पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। और इसको समझाने का प्रयास विशेष रूप से किया है प्रोफेसर जेम्स मोस ने। हालांकि कई विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है, किंतु विस्तृत रूप से इसको प्रोफेसर जेम्स मोस ने दिया है। आज के अध्ययन में अपनी इतना ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।